दोस्तों नमस्कार। आज का पॉडकास्ट कुछ स्पेशल है क्योंकि अभी तक के जो भी पॉडकास्ट हुए हैं किसी कंट्री के फेवर में, किसी कंट्री के अगेंस्ट में, उसके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन आज इस पॉडकास्ट पे हम लोग बात जो करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री के ऊपर जो इसके ऊपर जनवरी 21 तारीख और जनवरी 22 तारीख को मैंने पॉडकास्ट बनाया था। उस कंट्री के ऊपर जहाँ पे लाइसेंस के ऊपर बातचीत हुई थी और उस समय तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, वो चाहे कॉन्ट्रैक्टर के पास हो या एक्सपर्ट के पास हो या एम्बेसीज के तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को रिसीव हुआ था, मिला था, उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे उस समय तक हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए थे कि हम वहां पे पढ़ के लाइसेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते थे। काफी कंफ्यूजिंग था। कंफ्यूजन में ये भी था कि वहां पे लाइसेंस नहीं है। लेकिन हाल ही में मैंने उस कंट्री को विजिट किया। उस कंट्री में बहुत सारे रेक्टर्स से मिला, रेक्टर्स के अटॉर्नी से मिला, मिनिस्ट्री को विजिट किया। वहाँ के बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मैंने पढ़ा। तो ये कंक्लूजन मैं आज आपको पूरी के पूरी पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे कि उज्बेकिस्तान में लाइसेंस इंडियन बच्चों को मिलता है। तो उज्बेकिस्तान में लाइसेंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कैसे मिलता है लाइसेंस, क्या क्या प्रोसेस है। उसके साथ साथ हम लोग आज एक नए कॉलेज के ऊपर भी बात करेंगे जो उज्बेकिस्तान में है, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एमबीबीएस पढ़ाने के लिए, मेडिकल एजुकेशन देने के लिए बाहें खोल के आपका स्वागत करना चाह रहा है। आपने यूनिवर्सिटी में आपको इनवाइट करना चाह रहा है कि आप उनके यहाँ आए और पढ़ें। तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, वहाँ क्या क्या चीज़ है, नहीं है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे सच में लाइसेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल अभी है उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वहाँ पे लाइसेंस है या नहीं है। और इस चीज को बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, डॉक्टर जीपी शर्मा। ये एमएस हैं जनरल सर्जरी में, इनके पास मोर देन 5 इयर्स के एक्सपीरियंस है। ये चाइना, नेपाल, किर्गिस्तान में पढ़ा चुके हैं, फैकल्टी रह चुके हैं। अभी एशिया इंटरनेशनल में कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल फैकल्टी के, और इंटरनेशनल फैकल्टी को ये लीड कर रहे हैं वहाँ पे। इसके ऊपर भी बातचीत होगी और उस देश में क्यों पढ़ना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हॉस्पिटल की व्यवस्था है, कैसे बच्चे वहाँ पे जाकर हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कैसे सिलेबस है, इंटरनेशनल फैकल्टीज टीचर्स की जरूरत क्यों है किसी यूनिवर्सिटी को। इस पे तमाम हम बातचीत करेंगे। ये वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी की पूरी जो पॉडकास्ट है, जो हम लोग की बातचीत है, जो चर्चाएं हैं, आप कंप्लीट तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप पहली दफा इस चैनल पे आए हैं या हमारे यूट्यूब को देख रहे हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन बजा दें कि इस तरीके के जो भी हम लोग का पॉडकास्ट या नए नए वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुंचते जाए। तो हम शुरू करते हैं, अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया मेरे लिए, बहुत है। तो ये नेपाल से चाइना भाया किर्गिस्तान, अब उज्बेकिस्तान में आप इंटरनेशनल फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर हैं जी। तो फिर आप प्रैक्टिस में क्यों नहीं गए? पहले बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं। या टीचिंग में आपका काफी मन था कि मैं एज ए एकेडमिशियन रहूं, न कि एक प्रैक्टिशनर? इसमें आपको, आप मेडिकल पर्सनल नहीं है तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। बात क्या है कि कोई भी जो मेडिकल पर्सनल होता है, मेडिकल पर्सनल आपका, मैं ये बात कर रहा हूँ एमबीबीएस, मतलब ये ग्रेजुएट और उसके बाद का मैं बात कर रहा हूँ आपको। जी जी जी, पोस्ट ग्रेजुएशन का और आफ्टर एमबीबीएस का। क्योंकि मेडिकल पर्सनल तो हमारे कंट्री में आपको ये जो डिप्लोमा डिग्री होता है, पीसीएल डिग्री को भी बोलते हैं ना, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उससे ऊपर का बात जो कर रहा हूँ, सारे का एक ड्रीम होता है कि एक दिन में प्रोफेसर बन जाऊं मेडिकल फैकल्टीज का। और मेरा भी यही ड्रीम था कि मैं मेडिकल फैकल्टी का प्रोफेसर बन जाऊं। पहला ड्रीम था मैं पुअर लोगों का सर्व करूं। दूसरा ड्रीम था कि मैं मेडिकल फैकल्टीज का प्रोफेसर बन जाऊं। तो मैं साथ साथ में दो ही काम कर रहा हूं। आपको जैसे मुझे टाइम मिलता है, मेरा वैकेशन होता है, मैं लीव ले लेता हूं। उस टाइम पे मैं कहीं पे आपका, स्पेशली तो मैं नेपाल से हूँ, तो मैं नेपाल के गरीब गांव में ये मतलब आपका पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे मैं जाके लोगों को सर्व भी करता हूँ। 1 या 2 महीना वहाँ पे रहता हूँ। मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर अपना ही
मतलब ये टीचिंग प्रोफेशंस में। तो इसीलिए बहुत सारे जो मेडिकल प्रोफेशन है उन लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है मतलब प्रोफेसर बनना, मैं वही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस पर बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ। वेरी गुड। तो आपने मेन प्रोफेशन में एकेडमिक्स को ले लिया जी, और जो सेकेंडरी रहा वो आपके जो प्रैक्टिस है या जी, जो आपके पास स्किल है जी, वो जाके उस पुअर और रूरल एरिया में आप सर्व करते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये इतने इंटरनेशनली जो आपको एक रिकॉग्निशन एज ए फैकल्टी मिला, आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब अभी आप बात कर रहे हैं एशिया इंटरनेशनल उज्बेकिस्तान का नहीं, ना? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, नेपाल में भी आपने पढ़ाया है, चाइना में भी पढ़ाया है, किर्गिस्तान में भी पढ़ाया है, आज आप उज्बेकिस्तान के एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं। जी, जी। तो अनुभव आपका कैसा रहा इतने देशों में पढ़ाने का? अभी आपको जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम जाते हैं, बेसिकली मेडिकल स्टडीज तो जहाँ पे भी आप जाएं होता है एक ही, बस थोड़ा बहुत सिस्टम आगे पीछे होते हैं, तो बस यही थोड़ा बहुत डिफरेंस था। और आपको ये मजे का बात यह है कि मैं जितने भी कंट्रीज में गया, जहाँ पे भी रहा और अपना जो ये एजुकेशन मैंने बांटा, तो मैं इसमें बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने बहुत सारे नेशनल्स के बच्चों से भी मिला, उन लोगों के कल्चर से भी मैं इंट्रोड्यूस हुआ, और जहाँ जहाँ जिस कंट्री में मैं रहा ऑफकोर्स उस कंट्री के कल्चर से तो मैं ऑफकोर्स एम्पावर हो ही गया। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ इज कलरफुल, तो मैंने कलर एंजॉय किया। वेरी नाइस। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आप कोऑर्डिनेटर हैं इंटरनेशनल फैकल्टीज के, जिसका नाम एशिया इंटरनेशनल है, 2022 का एस्टेब्लिश्ड है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी, जी। तो सबसे पहले उज्बेकिस्तान में एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे इंडियन बच्चे जो 4-5 गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें मेडिकल की पढ़ाई होती है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ का तो अभी इस साल बैच भी आया, किसी कॉलेज का 1-2 बैच आ गया है। तो बच्चे गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में क्यों गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना यूनिवर्सिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आपको। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये आपको 2022 में एस्टेब्लिश हुआ, और इसके हमारा जो इन्वेस्टर्स रेक्टर जो है वो खुद रेक्टर ही इन्वेस्टर है। रेक्टर हमारा इतना मतलब डायनामिक और मतलब इतना एम्बिशियस है कि उसने हमारा यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनली एस्टैब्लिश करने को उसने सोचा है। तो उसी के प्लान के मुताबिक हम उस पर काम कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन अगर मैं थोड़ा इलेबोरेट करूं तो 2022 का एस्टेब्लिशमेंट है, हो गया बस आपका 2.5 years हो गया है ना। तो ये 2.5 years में अभी हमारे पास से 15,000 लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और उसमें से भी आपको 3,000 बच्चे जो है मेडिकल फैकल्टी में है। इंटरेस्टिंग। मतलब ये 2 साल में ही जी जो बच्चे अब 3rd ईयर में जाएंगे। जी जी। ओके, इसका मतलब आप देखिए हम कितना फास्ट ग्रो कर रहे हैं। अब इसका रीजन आपका यही है, हमारे पास अभी आपका 20 बैचलर्स डिग्रीज के फैकल्टीज हैं और 7 आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज की फैकल्टीज भी हैं। मतलब कोई अगर इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो वो भी वहाँ पे कर सकता है, हमारा वो भी वहाँ पे है, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। और इसमें आपको ये है कि आपका क्वेश्चन है ये प्राइवेट कॉलेज ही क्यों चूज करना है, तो रीजन मैंने आपको 2 तो दे दिया है यहाँ पे। देखिए हम 2 साल में 15,000 बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप वहाँ के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जाके आप काउंट करें तो 10,000 भी नहीं है, जो सालों साल से चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब देखिए हमारा इंटरेस्ट कितना है। तो दूसरा रीजन आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चों को अट्रैक्शन क्यों मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक लेवल में पहुंच के वो स्टैटिक बन जाता है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या है, वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का एक मकसद क्या होता है, एक तो एजुकेशन फील्ड है, यहाँ पे आपको ये एजुकेशन फील्ड में सर्व होता है। दूसरा है एजुकेशन फील्ड में इन्वेस्ट करने का मतलब है इनकम भी बढ़ाना, ठीक है ना। तो मतलब ये बिजनेस पर्पज भी इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं, इन्वेस्टर लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज है उससे ज्यादा फैसिलिटीज देके बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उज्बेकिस्तान के ऐसे नहीं है, बच्चों को सोच समझ के जाना होगा। लेकिन मैं हमारा यूनिवर्सिटी का इतना क्लेम कर सकता हूँ,
जो पिक्चर्स, वीडियोस और हमने जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक मार्केट में दिए हैं, बच्चे वहां पे जाके अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में हम चूक गए, मतलब वो फॉल्स निकला, तो बच्चे वहीं से क्विट कर सकते हैं। हम बच्चों को उनका पूरा खर्चा दे के वापस करेंगे। बहुत बड़ा कमिटमेंट आप कर रहे हैं जी। तो चलिए, यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, क्यों जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब सबसे बड़ी चीज है कि अपने जो भी कंट्री पे मैक्सिमम जो वीडियो बनते हैं या जो यूट्यूब यूनिवर्सिटीज में लोग अपने अपने जो ज्ञान देते हैं, उससे हम लोग अलग थोड़ा बात करते हैं। जी। हर देश का एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम होता है। तो आप कई देशों में पढ़ा चुके हैं, टीचर रह चुके हैं और खुद आप मेडिको हैं। तो हम जैसे नॉन मेडिको से बेहतर तो आपके पास इसकी जानकारी होगी। तो उज्बेकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है क्या और कैसा है? अब आप अगर मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल एजुकेशन का करिकुलम या सिलेबस आपको जानना होगा। ठीक है। तो वर्ल्ड के आप किसी भी कंट्री में जाएं और किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएं, वो कॉलेज आपको WHO में रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। जो कॉलेज आपको WHO में रजिस्टर्ड होगा, उस कॉलेज को WHO का सिलेबस या करिकुलम मानना होगा। ठीक है। तो कॉलेजेस WHO में रजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब क्या है, WHO ने उस कॉलेज का करिकुलम और सिलेबस ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि आपको फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक का जो आपका सिलेबस, करिकुलम और जितने सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों को कहीं पे भी जाके पढ़ना वही होता है। बस आपने सिस्टम का बात की है, सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। सिस्टम कैसे ऊपर नीचे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सब्जेक्ट आपको बच्चों को 2nd ईयर में पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा, बच्चों को उस सब्जेक्ट आपको 1st ईयर में पढ़ाएगा। ठीक है। और आपको दूसरा चीज क्या होता है, आपको ये CIS कंट्री, स्पेसिफिकली CIS का मतलब USSR के कंट्रीज जो है, उज्बेकिस्तान भी USSR के अंडर ही है, मतलब ये रशिया का पार्ट है। तो इन कंट्रीज में क्या है, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट्स को ये सब्जेक्ट वाइज ना कि आपको टॉपिक वाइज डील करते हैं, मतलब सिस्टम वाइज डील करते हैं बच्चों को। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका बच्चों को उस टॉपिक्स में और उस सिस्टम में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है ना। और बस आपको वो यूनिवर्सिटी उसको मैनेज कैसे कर रहा है, इस पे आपको डिफरेंस होता है। और बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे आपको CIS कंट्रीज से एजुकेशन लेके, डिग्री लेके आते हैं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो जाते हैं, लाइसेंस एग्जाम में बहुत दफा फेल होते हैं। रीजन ये है कि वो सिस्टम गलत नहीं है, वो सिस्टम को वो कॉलेज ने कैसे यूटिलाइज किया, कैसे मैनेज किया जी, कैसे मैनेज किया, इसमें डिफरेंसेस होता है। तो हमारा भी सिस्टम यही है, हम पूरा आपका CIS कंट्रीज का जो सिस्टम है वही सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन उस सिस्टम में हम वहाँ पे फॉरेन फैकल्टी जो हैं, तो हम तो नेपाल के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो हमें तो हमारा कल्चर पता है ना। तो हमारे बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि हम तो यही सिस्टम देख के बड़े हुए हैं ना, तो हम उस सिस्टम को क्या करेंगे, हमारे मुताबिक चलाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, बच्चों को, इसीलिए हम कहते हैं, कहीं कहीं पे हमारा एड में आप देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन इन इंटरनेशनल लैंड, हमने ये कोड बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे हम नेशनल लोग हैं, बच्चे इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को मिलेगा नेशनल एजुकेशन, जो हमारा कंट्रीज में जो चल रहा है उसी के मुताबिक बच्चों को पढ़ाएंगे। और आपको एक जो है कि WHO, क्या WHO जो आप बोले कि सिलेबस तय करता है, बात बिल्कुल सही है। तो क्या WHO के सिलेबस या WHO का जो कोर्स ड्यूरेशन है MBBS का, क्या यूनिफॉर्मल नहीं है, सब जगह का अलग अलग है क्या? ऐसा है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको शायद लगा होगा, कहीं कहीं पे CIS कंट्रीज में 6 years का प्रोग्राम है, कहीं कहीं पे आपका 5 years का प्रोग्राम है। मेरे ख्याल में आपने इसी के मुताबिक क्वेश्चन किए होंगे। हाँ, बिल्कुल ना। तो इसमें क्या है, आपको WHO जैसे इंडिया में 4.5 years का है जी, बांग्लादेश में 5 years का है, आप वहाँ पे फिलीपींस में देखिए 4 years का है, चाइना में 5 years का है। तो क्या ये करिकुलम कैसे डिसाइड करता है WHO कि इस कंट्री में इतने years का MBBS होगा या ये सिलेबस पढ़ाया जाएगा? सिलेबस तो मेडिकल का जो भी है वो पूरी दुनिया में एक ही हो सकता है, एक ही है। जो ट्रेंड है ऊपर नीचा, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा है तो कोई सेकंड सेमेस्टर में, कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा है तो कोई सेकंड ईयर में पढ़ा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोर्स ड्यूरेशन अलग अलग क्यों हो जाता है? क्या उसके साथ साथ सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो जाते हैं?
ऐसा है, इसमें आपको आपने एक बोले 4 इयर्स का भी है। 4 इयर्स का कोर्स जो है आपका, वो 4 इयर्स का कोर्स जिस कंट्री में है उसी कंट्रीज में वैलिड होगा, बाकी के कंट्रीज में वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो WHO का स्टैंडर्ड जो है वो MBBS कोर्स आपका एटलीस्ट 4.5 इयर्स का होना ही चाहिए। ठीक है, तो 4.5 इयर्स से ऊपर आप कर सकते हैं। अब ऊपर कैसे होगा, आपका क्वेश्चन यही है ना, क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस इस तरह से हो जाता है, कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज हैं। यहाँ का ऑलमोस्ट क्लाइमेट सेम ही है और यहाँ के डिजीजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ना। अगर आप दूसरे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएं और कोई आप ये अमेरिकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, तो जियोग्राफी के हिसाब से या आपका क्लाइमेट के हिसाब से डिजीज भी वेरिएशन होते हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक क्या होते हैं, कुछ कंट्रीज में एडिशनल सब्जेक्ट भी, वो मेडिकल कॉलेजेस उस कंट्री के मुताबिक, उस एरिया के मुताबिक एडिशनल सब्जेक्ट्स भी वो लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसी के मुताबिक वो क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड आपको एक करिकुलम बना के, मिनिमम जो आपके WHO ने डिसाइड किया है, ये सब्जेक्ट मिनिमम आपको होना ही चाहिए, वो उसको आप कोर्स सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो वो कोर्स सब्जेक्ट आपको होना ही चाहिए कोई भी मेडिकल कॉलेज में जो WHO ने दिया है। वो कोर्स सब्जेक्ट का आपका क्रेडिट आवर्स होता है। वो क्रेडिट आवर्स आप ज्यादा पर मंथ या पर डे ज्यादा क्रेडिट आवर देके उसको जल्दी खत्म भी कर सकते हैं। इसको डिपेंड होता है not the duration of the years, the duration of the credit hours। ठीक है, तो इसके मुताबिक अगर किसी ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब फॉर एग्जांपल किसी कंट्रीज में आपको सैटरडे और संडे 2 डेज हॉलीडेज होते हैं और किसी कंट्रीज में आपको बस सैटरडेज हॉलीडे होते हैं, इसका मतलब वीकली 1 डे तो आपको बच गया। तो ऐसे करें तो आपको ईयरली बहुत सारे दिन होंगे ना। तो इसमें अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा क्रेडिट आवर्स पर डे यूज करेंगे, तो आपका कोर्स जल्दी खत्म होगा। ठीक है, नहीं, आपने बोला कि 4 इयर्स का जो डिग्री है वो उसी कंट्री में वैलिड होगा, दूसरे कंट्री में वैलिड नहीं होगा। जी। लेकिन यूएस में तो जो वहाँ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल की जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स ही है, लेकिन वो तो पूरी दुनिया में वैलिड है। अच्छा, उसका आपको क्या है, फिर 4 इयर्स में जो बच्चा ग्रेजुएट होगा, वो 4 इयर्स के बाद आपको कंटिन्यूअसली रेजिडेंसी करना पड़ेगा यूएस में। आपका रेजिडेंसी जो है, रेजिडेंसी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो जाते हैं। तो 4 इयर्स से आपका बेसिक मतलब क्लिनिकल डिग्री हो गया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करके आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंसी कंप्लीट करके आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होंगे, तब भी वो डिग्री वैलिड होगा। ठीक है, वरना आप अगर वो बेसिक क्या कहते हैं क्लिनिकल 4 इयर्स करेंगे तो आप यूएस पे ही काम कर सकते हैं, दूसरी जगह पे जाके आप एज ए डॉक्टर रजिस्टर हो नहीं सकते। उसको मतलब कंटिन्यूएशन में रेजिडेंसी करना पड़ेगा। जी। ओके, और फिलीपींस में क्या, फिलीपींस में 4 इयर्स का है? जी, फिलीपींस में भी वही सिस्टम है आपको, जो यूएस में मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसका भी यही है कि वहाँ के जो सिटीजन है अगर वो 4 इयर्स कर लेते हैं तो उनको कंटिन्यूएशन में रेजिडेंसी करना पड़ेगा। जी, रेजिडेंसी करके अगर स्पेशलाइज डिग्री उसके पास होगा तो फिर दूसरे कंट्री में वो एज ए डॉक्टर रजिस्टर हो सकेगा। ओके, अगर नहीं है तो फिर उसको फिलीपींस पे ही रहना पड़ेगा। फिलीपींस में ही रहना पड़ेगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप बता दी। अब फिर उज्बेकिस्तान पे आते हैं। बच्चे उज्बेकिस्तान में क्यों पढ़े, व्हाई उज्बेकिस्तान? अच्छा, ये मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का पॉडकास्ट का, मुझे लगता है। तो इस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा। देखिए, उज्बेकिस्तान क्यों है से पहले बच्चे बाहर क्यों जाएंगे ये समझते हैं, वो तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता होगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इस दफा आपको 24 लाख बच्चों ने नीट दिया। अब मेडिकल सीट्स कितने हैं, मेडिकल कॉलेज 1,20,000 गवर्नमेंट कॉलेज 54,000 है, 62 के आसपास। सो लाइक दिस आपका उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन तो ग्रोइंग है, मेडिकल नीड भी ग्रोइंग है, तो फैसिलिटीज तो चाहिए, और मेडिकल में बच्चों का अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ये आपको अभी तो थोड़ा बहुत बदनामी भी कर रहे हैं लोग सोसाइटी में, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन ये है एक आपका प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन जी। तो आप कहीं पे भी जाए, इवन आप वार पे भी जाए, अगर आप आपका मेडिकल कार्ड दिखाएंगे आप, तो आपको वहां पे भी कोई टच नहीं करता है, तो रेस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है।
ठीक है। तो इस अट्रैक्शन के मुताबिक हमारे साउथ इंडियन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज जो है, ये इस कंट्रीज के लोगों का मेडिकल फील्ड परस्यू करने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे सारे लोगों का इतना वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं इसको, एबिलिटी नहीं है कि फाइनेंशियली इतना ये स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद भी गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी इसके कहीं ना कहीं तो बाधा देते हैं। जी वो तो आपको ज्यादा पता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन वाई क्यों बच्चे बाहर जाएंगे, तो एक रीजन आपका ये है फिनेंशियल जो हम देखते हैं ये मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि हमारे कंट्रीज में तो मिडिल क्लास के लोग का परसेंटेज ज्यादा है, तो उन लोगों का इनकम पर मंथ का इनकम तो उतना ज्यादा नहीं है जो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में अफोर्ड कर सकें, या महंगे कॉलेजेस जो आउटसाइड यूरोपियन कंट्रीज में है वो अफोर्ड कर सकें। तो बच्चों के लिए उज्बेकिस्तान क्यों है, पहला रीजन ये है कि वो अफोर्डेबल है। उज्बेकिस्तान के सारे कॉलेजेस अफोर्डेबल मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं अपना कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स मेरा अपना कॉलेज का बात करूंगा। उज्बेकिस्तान का हमारा कॉलेज जो है एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मुझे लगता है बस उज्बेकिस्तान का ही नहीं, CIS कंट्री के पूरा कंट्रीज में एक ही यूनिवर्सिटी जो है इतना अफोर्डेबल और कम फीस में MBBS करवा रहा है, मेडिकल डिग्री दे रहा है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके बात पे, मैं बच्चे क्यों वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो एक रीजन मैंने आपको बता दिया, पूरा CIS कंट्रीज में अगर आप ढूंढेंगे तो एक ही एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिलेगा जिसका फीस इतना अफोर्डेबल और इतना कम है जो कोई भी मिडिल क्लास का फैमिली अफोर्ड कर सकता है। तो एक $2,600 पर ईयर का फी है। $2,600 का मतलब आपको कितना हुआ पर मंथ का, अगर आप कैलकुलेट करें तो मान लीजिए $250 आज के मार्केट रेट में कितना है इंडियन करेंसी, आपको अराउंड 18,000। तो 18,000 तो कोई भी मिडिल क्लास का फैमिली कमा लेता है ना, तो इजीली अफोर्डेबल हो गया। तो फर्स्ट रीजन ये है उज्बेकिस्तान क्यों बच्चे को भेजना है, उसमें भी उज्बेकिस्तान में भी एशिया में ही क्यों भेजना है, एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन आपका जो कंसर्न है, तो इतना कम फी है तो आप कैसे एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन करेंगे, एजुकेशन क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज करते हैं आप लोग। इस पे आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरा उज्बेकिस्तान या आप किर्गिस्तान भी ले लें, सिवा एक दो एक्सेप्शन के एक ही यूनिवर्सिटी है जिसमें पूरा का पूरा फॉरेन फैकल्टीज इंटरनेशनल मेडिकल फैकल्टी चलाता है, वो एक ही यूनिवर्सिटी है जो हमारा यूनिवर्सिटी एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप समझ लीजिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम ही ज्यादा जानते हैं, CIS कंट्री के लोग तो कम ही जानते होंगे ना, क्योंकि वो तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा बात आप करते हैं तो मैंने 4 कंट्रीज में पढ़ा चुका हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को। हमारे पास ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिसके एक्सपीरियंसेस एज अ मेडिकल प्रोफेसर्स मोर देन 15-17 ईयर्स के हैं। तो अब आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं, हमारा कॉलेज में अगर बच्चों को एजुकेशन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कौन सा कॉलेज में आपको क्वालिटी मिलेगा, ये आपको समझना होगा। तो आपके इंटरनेशनल जो फैकल्टीज हैं जिसके साथ क्या डोमेस्टिक जो लोकल भी टीचर्स हैं वो भी काम करते हैं? जी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं तो हमें सारे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे बच्चों को डेली एक्टिविटीज करने के लिए, मार्केट में मतलब रिजर्व होने के लिए, या बच्चों का लोकल से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वहाँ का कल्चर भी बच्चों को जानना जरूरी है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो वहाँ का लोकल सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बच्चों को हम 1-2 साल तक एक लैंग्वेज का क्लास देते हैं, वीकली 1-2 या 3 क्लासेस बस। ये जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक जो आप बता रहे हैं कि लैंग्वेज क्लासेस में, ये क्या कंपल्सरी है, ये पार्ट ऑफ द MBBS या MD प्रोग्राम का है? अच्छा। या ये ऑप्शनल है? जी वेरी गुड क्वेश्चन आपका। ये सब्जेक्ट है आपका बच्चों के लिए ऑप्शनल है, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए कंपल्सरी है। इसके मार्क्स ऐड होते हैं? ये मेडिकल सब्जेक्ट में मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से समझना होगा। फॉर एग्जांपल हम इंडियन हैं, आप इंडियन हैं, हम नेपाली हैं, ठीक है। तो कोई भी बच्चे अगर इंडिया आए पढ़ने के लिए, तो हम क्या चाहते हैं, वो बच्चे हमारा कल्चर सीख के जाए, हमारा लैंग्वेज सीख के जाए।
तो कंट्रीज के पॉलिसी तो यही होता है ना, तो वो उस कंट्री का पॉलिसी भी यही है कि बच्चे को कुछ न कुछ हमारा कल्चर भी सीखना चाहिए, तो हमारा लैंग्वेज भी सीखना चाहिए। इसके हिसाब से आपने जो कहा ना ड्यूरेशन क्यों कम ज्यादा होता है, तो यही रीजन है एक आपका, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसका क्रेडिट आवर्स बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो इसी की वजह से आपका ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ये सब्जेक्ट भी वहाँ का आपका उज़्बेक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज, वो हम बच्चों को ऑप्शन में रख देते हैं। जिस बच्चों को उज़्बेक लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, उज़्बेक सीखो, जिस बच्चों को रशियन लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, रशियन सीखो, क्योंकि उज़्बेकिस्तान आपका CIS कंट्री है, 99% लोग वहाँ पे रशियन बोलते हैं, ठीक है, तो ठीक है, प्रोफेसर्स तो इंग्लिश में बोलेंगे, प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे, अब बच्चों को पूरा इंग्लिश एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन बच्चे मार्केट जाएंगे तो हम प्रोफेसर्स तो साथ में नहीं होंगे। बच्चे जब पेशेंट्स को डील करने जाएंगे, अच्छा वो प्रोफेसर्स के अंडर डील करेंगे, लेकिन 24 आवर्स तो प्रोफेसर उनके साथ में तो नहीं रहेंगे ना, तो प्रोफेसर उनको इंस्ट्रक्शंस देके प्रोफेसर चले जाएंगे, तो बच्चों को ड्यूटी करना होगा, तो फिर पेशेंट्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो इसलिए वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है रशियन या उसको आपको पढ़ना पड़ता है। जी जी। तो अगर एडमिशन प्रोसेस एलिजिबिलिटी के ऊपर इस पे मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, क्योंकि फिर बच्चे इस पे अटक जाएंगे कि हमें वो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, इससे बर्डन होगा। तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन क्या है कि वो बर्डन नहीं होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, क्योंकि जो मेडिकल सब्जेक्ट्स है वो बच्चों कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे। ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है एडिशनली, इसीलिए हमने 2 इयर्स का ड्यूरेशन रखा है, तो 2 इयर्स तक बच्चे वीकली 1 या 2 पीरियड्स लैंग्वेज के लेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो क्लास में 1 घंटे बैठ के सुनते हैं, एक क्लास में अगर बच्चे ने 2 वर्ड लफ्ज भी सीख लिए तो 2 साल तक ये सफिशिएंट होगा बच्चों को लैंग्वेज सीखने के लिए। तो ये मेजर सब्जेक्ट नहीं है, एडिशनल सब्जेक्ट जो बच्चों को वहाँ के लिए जरूरत है, तो इसलिए समझ लीजिए इसमें बच्चों को कोई भी बर्डन नहीं होगा। तो ठीक है, एशिया इंटरनेशनल का एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे एलिजिबल हैं, अब इसमें अच्छा, इसमें आपको ऐसा है जैसे कि ये हमारा ये NMC ने जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, MCI ने, NMC ने, तो उसका गाइडलाइन के मुताबिक क्या है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स स्कोर होना चाहिए 12th क्लास में, प्लस आपको नीट UG का जो एग्जाम होता है उसमें आपको एक कट ऑफ से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। तो हमारा भी यही है क्राइटेरिया, तो अगर ये 2 क्राइटेरिया बच्चे मीट करते हैं तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन। ये तो ठीक है, एक इंडियन स्टूडेंट के लिए आपने जो उसके गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से आप उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन क्या उज़्बेकिस्तान का क्या रूल है, वहाँ पे अगर कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल है, क्या परसेंटेज है, क्या कोई एग्जाम भी होता है जो उनके जो लोकल बच्चे पढ़ते हैं? अच्छा, उज़्बेकिस्तान में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट UG देना नहीं पड़ता है। जो बच्चे आपका 12 क्लास वो क्लियर करते हैं, उन लोगों का परसेंटेज के हिसाब से वो डिफरेंट कॉलेजेस में मेडिकल स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अप्लाई करने के बाद वो यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफिक कोटाज होते हैं, कितने बच्चे को वो लोग हायर कर सकते हैं। वो कोटाज आपको किस पे डिसाइड मतलब वो निर्धारण होगा, आपको कॉलेज का कैपेसिटी कितना है, मतलब कितना स्क्वायर फीट का बिल्डिंग्स है, कितने स्क्वायर फीट के रूम है, मतलब उन लोगों का क्लियरली रूल्स है एक बच्चे के लिए कितने स्क्वायर फीट या कितने स्क्वायर मीटर का स्पेस चाहिए। जब वो क्राइटेरिया मीट करेगा तो कितने हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों के पास, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, वो प्रोफेसर्स में भी आपको कितने PhD होल्डर्स हैं और कितने आपको मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं, वो सारे देख के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वहाँ के उन लोगों को एलिजिबिलिटी दे देता है। तो बच्चे अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वहाँ के भी आपको कह सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अच्छा जो कॉलेज अच्छा क्वालिटी देता है और जिस कॉलेज का मार्केट में वैल्यू कम है उसी के मुताबिक उन लोगों का सिलेक्शन होता है। जिसका अच्छा परसेंटेज है अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, जिसका लो परसेंटेज है लो +2 के मार्क्स पे भी आपको उनका सिलेक्शन होगा। और क्या ये ऐसा कुछ है वहाँ पे उज़्बेकिस्तान में कि किस कॉलेज के पास, जैसे तो आपने बता दिया कि इंफ्रा के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास कितने फैकल्टीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या मिनिमम कोई क्या वहाँ पे है कि एक इनटेक में एक कॉलेज कितना बच्चे को ले सकता है? जी, उसमें है आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है और उसके अंदर फैसिलिटीज कितने हैं, उसके मुताबिक गवर्नमेंट आपको डिसाइड करेगी। अब
उसमें है आपको 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, कोई भी अगर नए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया होगा एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। 100 के लिए जो क्राइटेरिया है, 100 से डायरेक्टली उन लोगों का क्राइटेरिया है फिर 500 का। अगर 100 तक आप ले सकते हैं तो फिर आप अब 100 से ऊपर जाके 500 तक भी बच्चे ले सकते हैं। एक अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका फैसिलिटीज आपने इंक्रीज कर लिए तो इस तरह से वहाँ मैक्सिमम का भी कोई लिमिट है? मैक्सिमम का लिमिट अभी तक तो आपको क्या है कि जितने यूनिवर्सिटीज हैं वहां तक जितने में सुनने में आया है मैक्सिमम 500 to 600 तक उन लोगों ने दिया है एफिलिएशन, ठीक है। और हमारे कॉलेज का भी यूनिवर्सिटीज का भी इस दफा हमें हमारा पास 500 का एफिलिएशन है। तो अब मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों मिला के? नहीं, ये बस इंटरनेशनल के लिए। डोमेस्टिक में तो आपको ऑलरेडी 3000 स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं ना। अच्छा। जी, तो डोमेस्टिक के लिए हम नहीं देखते हैं क्योंकि क्या डोमेस्टिक के लिए भी कोई उनका है मैक्सिमम कितने बच्चे आप ले सकते हैं? जी, उसमें भी उन लोगों का लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही वो लोग देंगे। और आपको ये देने के लिए जो आपको डोमेस्टिक बच्चे हैं, डोमेस्टिक बच्चे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक हो गया, दूसरा आप वो लोग देखेंगे उन लोगों के पास प्रोफेसर्स कितने हैं, वो उसमें वो लोग डोमेस्टिक बच्चे के लिए डोमेस्टिक प्रोफेसर्स ही देखते हैं। और हम फॉरेन फैकल्टीज होके जो हम इंटर हो गए तो अब फॉरेन फैकल्टीज में वो लोग हमें फॉरेन फैकल्टीज भी काउंट करेंगे। अगर हम कोई लोकल फैकल्टीज हायर करेंगे तो फिर लोकल फैकल्टीज को भी काउंट करेंगे। तो मतलब +2 में अगर उसमें किसी बच्चे को इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश से एडमिशन लेना तो +2 में बायो के साथ 50% मार्क्स होनी चाहिए। और जिस देश में से इंडिया से है तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना चाहिए। नेपाल से है तो वहाँ एबीसी का एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करके जाइए। जी, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन को लेके भी काफी उज्बेकिस्तान में कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पे 5 इयर्स प्रोग्राम भी है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि 6 ईयर प्रोग्राम भी है, 5+1 इंटर्नशिप भी बताया जाता है, 6 ईयर इंटर्नशिप भी बताया जाता है। जी, काफी कंफ्यूजन है। दूसरा कि ये चीज का इसलिए थोड़ा सपोर्ट और ज्यादा मिलता है कि WHO में भी बहुत सारे कॉलेजों को 5 ईयर 6 ईयर दोनों का अप्रूवल मिला हुआ है और दोनों कोर्स में फॉरेन स्टूडेंट अलाउड है। तीसरी जो कोर्स ड्यूरेशन को लेकर प्रॉब्लम है कि आपको जो 24 फरवरी 2022 को एक प्रेसिडेंशियल डिक्री आता है उज्बेकिस्तान में, जिसमें ये कहा जाता है कि मेरे यहाँ अब कम्प्लीटली 6 ईयर प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। तो बच्चे एडमिशन किस में लें, 5+1 में लें या 6 ईयर में लें? ऐसा है आपको अब ये भी एक ठीक है बच्चे के लिए कंसर्न क्वेश्चन है। अब ये मार्केट में आपको इस तरह से समझना चाहिए, 5 ईयर कोर्स हो या 6 ईयर्स कोर्स हो, अगर WHO में लिस्टेड नहीं है तो उसमें बच्चे नहीं जाए। ठीक है, ये मैं बच्चों के लिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ। WHO में अगर लिस्टेड है 5 इयर्स कोर्स या 6 इयर्स कोर्स तो आप 5 ईयर में भी जा सकते हैं, 6 ईयर में भी जा सकते हैं। क्योंकि इंडिया का आपका NMC में रूल क्या है, आपको मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए। उसमें ये तो नहीं लिखा है कि मैक्सिमम 54 मंथ्स तो नहीं है, तो मैक्सिमम आप जितने भी हो सकता है, मिनिमम क्या होना चाहिए, 54 मंथ्स होना चाहिए। तो अगर आप 5 इयर्स में जाएंगे या 6 इयर्स में जाएंगे, सिलेबस एक ही है। ये डिफरेंस है, 5 इयर्स में जाएंगे आपको एवरी ईयर ज्यादा क्रेडिट आवर कवर करना होगा, 6 ईयर में जाइए आपको एवरी ईयर कम क्रेडिट आवर कवर करना होगा। बच्चों के लिए एक चीज लॉस क्या है, 5 ईयर में बच्चे जाए 1 ईयर सेव होगा। बच्चे ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि 5 इयर्स ड्यूरेशन के लिए जाए तो +1 ईयर आपको क्या होगा, इंटर्नशिप होगा, तो टोटल 6 इयर्स में खत्म हुआ। 6th ईयर में 6 ईयर प्रोग्राम में जाए तो 6 ईयर +1 ईयर इंटर्नशिप करके 7 इयर्स में खत्म होगा, तो 1 ईयर बच्चों का लॉस होगा। अगर ये सोच रहे हैं तो इसमें इसका क्लैरिफिकेशन ये है, 5 इयर्स प्रोग्राम में आप जाएंगे तो क्या होगा, आपको 5 इयर्स में डिग्री मिलेगा +1 ईयर सेपरेटली इंटर्नशिप करके आपको टोटल 6 इयर्स में क्या होगा, कंप्लीट डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, इंटर्नशिप एक्स्ट्रा टू दी ग्रेजुएशन डिग्री 5 इयर्स प्रोग्राम में। ठीक है, अगर आप 6 इयर्स प्रोग्राम में जाएंगे तो क्या होगा, कॉलेज के सिस्टम में वो, अब हमारे कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब जो मैंने अभी बताया क्रेडिट आवर ज्यादा अगर हम 1 ईयर में देंगे तो 5 ईयर में जो 6 ईयर का है वो क्रेडिट आवर 5 ईयर में खत्म हो जाएगा, तो लास्ट 1 ईयर क्या होगा, हमारा इंटर्नशिप ही होगा। तो 5 इयर्स
आपका ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर क्या होगा आपका इंटर्नशिप होगा। तो विद इन द कंप्लीशन ऑफ दिस 6 इयर्स इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की आपको साथ में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको जाते वक्त ये कंफर्म करना होगा, अगर कोई भी कॉलेज में बस कॉन्ट्रैक्टर्स बच्चे को ले जा रहा है, वहां पे फॉरेन एकेडमिशियंस नहीं है, तो वहाँ के लोकल्स फैकल्टीज को इतना चीज उन लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, 1 ईयर लॉस करवा सकते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए पहले। ठीक है, अगर ये बात आप समझ के जाए, जहाँ पे लाइक हम हैं वहाँ पे फॉरेन फैकल्टीज, तो पूरा सिस्टम फॉरेन फैकल्टीज का पूरा सिस्टम जो है हम ही बनाते हैं, तो हम ही चलाते हैं ना। तो वहां पे अगर हमारे में आप आएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो पता है बच्चों का 1 ईयर कैसे सेव करना है, तो हम ये बच्चों का क्रेडिट आवर्स ज्यादा करके विद इन 5 इयर्स में बच्चों का करिकुलम खत्म करेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में हम क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप करवा के विद इन 6 इयर्स में इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप विद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब अभी तक वहां पे जो चल रहा है CIS कंट्रीज में 6 इयर्स का प्रोग्राम में जो जा रहे हैं, रशिया में भी आपको 6 इयर्स का ही प्रोग्राम है, किर्गिस्तान में कहीं कहीं पे 5 इयर्स, कहीं कहीं पे 6 इयर्स है, उज्बेकिस्तान में भी आपको 5 कॉलेजेस इंक्लूडिंग आवर कॉलेज 5 इयर्स का प्रोग्राम है, बाकी में 6 इयर्स का प्रोग्राम है। ठीक है, तो कहीं पे भी आप जाएं, 5 इयर्स प्रोग्राम में जाएं, क्रेडिट आवर ज्यादा करके 5 ईयर में डिग्री, नेक्स्ट 1 ईयर में इंटर्नशिप, 6 ईयर खत्म। 6 इयर्स प्रोग्राम में जाएं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो फैकल्टीज मेंबर्स को ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। विद इन 5 इयर्स में करिकुलम खत्म, लास्ट 1 ईयर में आपका इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो जैसे भी आपको 6 ईयर में ही डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये केयर करना चाहिए, 54 मंथ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा कितना है, 5 इयर्स या 6 इयर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि जैसे प्रेसिडेंशियल डिग्री जो आया था वो 24 फरवरी 2022 को आया था, और इस कॉलेज का जो वहां से लाइसेंस मिनिस्ट्री ने जो इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ये आपको 10 नवंबर 2022 हो गया है। अच्छा, तो तकरीबन ये 8 महीने बाद इसको मिला है। तो जब प्रेसिडेंशियल डिग्री में 6 ईयर किया गया था, उसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट हुआ है, तब इसको जाकर नवंबर में दिया गया होगा। और WHO में भी दोनों चीज मेंशन है जी। और इसके साथ साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये होता है कि इंडियन एम्बेसी ने जब एडवाइजरी जारी किया था, तो उसमें प्रेसिडेंशियल डिग्री का भी जिक्र किया था कि प्रेसिडेंशियल डिग्री की तरह हमारे यहाँ 6 ईयर का प्रोग्राम है, अभी कोई भी ऐसा करिकुलम या एजेंडा मेरे यहाँ 5 इयर्स का नहीं है। लेकिन उस एडवाइजरी के नीचे में एम्बेसी ने बहुत क्लियर कट एक पैराग्राफ लिखा है कि अगर 5 इयर्स होता है मिनिस्ट्री के पास करिकुलम, अगर 2022 के बाद, 14 फरवरी 2022 के बाद, 24 फरवरी 2022 के बाद अगर कोई इस तरह का अगर कुछ चेंजेस होता है या मिनिस्ट्री अपने करिकुलम में इसको 5 इयर्स प्रोग्राम को ला रही है, तो फिर उसमें भी इंडियन बच्चे पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये 5 इयर्स वाला जो प्रोग्राम है जो एशिया इंटरनेशनल में है, इसका सपोर्ट जो मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बाद इसको परमिशन मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास इसके राइट होगा परमिशन देने का, तभी दिया होगा। WHO में लिस्टेड हुआ है तो कॉलेज डायरेक्ट अप्रोच थ्रू ही किया होगा, मिनिस्ट्री के थ्रू ही गया होगा, सारे एप्लीकेशन दिखाया गया होगा, तभी हुआ होगा। इसलिए 5 इयर्स प्लस 1 ईयर है। ये भी है इंडियन एम्बेसी का जो एडवाइजरी है, ये भी सपोर्ट कर रहा है कि उस समय तक जिस समय एडवाइजरी हम निकाल रहे हैं उस समय तक तो नहीं है, फ्यूचर में अगर कुछ होता है 5 इयर्स वाला तो उसमें भी इंडियन बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। जी, तो यहीं पे आपका आंसर यहीं पे है। तो इंडियन एम्बेसी का जो आपका एडवाइजरी है वो 2022 फरवरी का है ना, और इस कॉलेज को एफिलिएशन कब मिला है, 2022 आपको नवंबर में जाकर मिला है। ठीक है ना, तो इसका मतलब उसके बाद ये एफिलिएशन मिला है। इसका मतलब गवर्नमेंट में ये तो अमेंडमेंट हुआ है तभी ये मिला है। अब गवर्नमेंट में जब 5th ईयर का प्रोग्राम अगर नहीं दिया होता तो WHO में लिस्टेड फिर कैसे होता 5 इयर्स प्रोग्राम। तो आपको WHO में सर्च करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे 6 ईयर प्रोग्राम भी और 5th ईयर प्रोग्राम भी दोनों लिस्टेड है हमारा कॉलेज का। इसलिए आपको 5th ईयर प्रोग्राम में आए या 6th ईयर प्रोग्राम में आए कोई भी इश्यूज नहीं होगा। नहीं, एम्बेसी का जो एडवाइजरी है, एक जो सबसे बड़ा प्रूफ है, प्रूफ तो है कि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ राइट टू प्रैक्टिस। यहाँ पे कहा जाता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। और इसमें मैं भी जब अपना पुराना 2 बुककास्ट बनाया था लंबा, उसमें भी बहुत सारी उस पर चर्चाएं हुई थी। जो डॉक्यूमेंट्स उस समय अवेलेबल थे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे लग रहा था कि ये राइट टू प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, ठीक है।
लेकिन जब वहाँ के एक्ट को देखा गया तो कैसे वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अधिकार दिया गया है, क्योंकि हर जगह वही चीज जो अपने डोमेस्टिक बच्चे के लिए राइट टू प्रैक्टिस ही यूज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि शब्द है, जबकि राइट टू प्रैक्टिस और लाइसेंस टू प्रैक्टिस का लीगल डेफिनेशन अलग हो सकता है भी नहीं, इसमें लिटरल मीनिंग में राइट टू प्रैक्टिस का मतलब वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस से है अगर उज्बेकिस्तान के पूरे लॉ या वहाँ के मिनिस्ट्री के जो भी लिटरेचर उसको पढ़े तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस समय के पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने जो बात किया था तो डॉक्यूमेंट के आधार पे किया था, इस पे भी हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि वहाँ पे लाइसेंस की व्यवस्था है कि नहीं है, किस तरह से लाइसेंस मिल रहा है, किस किस स्टेज में लाइसेंस मिलता है, क्या क्या है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अब आते हैं इसको बढ़ाते हुए कि ठीक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स ड्यूरेशन पे हम लोग बात करें। सिलेबस आप लोग क्या पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर? अब ऐसा है सर, ये आपने एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब मैं आपको बाय वर्ड बाय माउथ अभी फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट करके मैं बता नहीं सकूंगा। मतलब बता जी, जनरली आप इतना मान लीजिए जो WHO का सिलेबस जो है, कोर सब्जेक्ट जो है, NMC का और MCI का करिकुलम में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही पढ़ाई होगा। आपको ईयर वाइज में भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे आपने यूज किया कि कोर जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं, तो कोर मेडिकल के सब्जेक्ट में आपके यहाँ क्या क्या है? अच्छा ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक साइंस और क्लिनिकल साइंस करके डिवाइड करते हैं। बोलते वक्त मैं कुछ बोल भी सकता हूँ, उसमें मैं 19 सब्जेक्ट्स होते हैं कोर सब्जेक्ट। जी, तो इसमें आपको बेसिक सब्जेक्ट में आता है आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी कहीं कहीं पे सेपरेटली पढ़ाते हैं, कहीं कहीं पे एनाटॉमी के अंदर ही पढ़ाते हैं। तो आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया और ये जेनेटिक्स आपको बायोकेमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड करके भी पढ़ा सकते हैं, सेपरेटली भी पढ़ा सकते हैं। तो और बेसिक सब्जेक्ट मैंने क्या बोल गया आपको, इम्यूनोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। हाँ, बेसिक सब्जेक्ट में यही है, अगर मैं कुछ भूल गया तो फिर। और वहाँ पे एडिशनल जी, अब आपने पूछ लिए तो एडिशनल फायदा बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल रिसर्च एक्सपर्ट है। तो बच्चे को फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च एक्टिविटीज पे हम इन्वॉल्व करेंगे। तो आप समझ लीजिए रिसर्च एक्टिविटीज एक कितना बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अभी वर्ल्ड के जितने भी लीडिंग कंट्रीज हैं उन लोगों का जितने भी बजट होते हैं उसका वो बजट का आपको सर्टेन परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज वो लोग रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, इंडिया भी कर रहा है। जी, इंडिया, चाइना देखिए आप, US देखिए ना, तो ये सारे ये रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों का सबसे ये एक एडिशनल जो बेनिफिट है, बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही रिसर्च एक्टिविटीज पे इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड हो गए तो फिफ्थ ईयर उन लोगों का कंप्लीट करते करते वो 2, 4, 5 आर्टिकल्स भी पब्लिश करते हैं। तो ये आर्टिकल्स आपको इंटरनेशनली बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। हाँ, यहाँ तो बहुत बच्चे को पता ही नहीं कि आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, वो लोकल जर्नल में है या इंटरनेशनल जर्नल में है। जब MBBS कर लेंगे हम, जब मेडिकल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसकी जरूरत क्या होती है अभी बहुत पता ही नहीं। और उस पर बहुत सारे लोग बात भी नहीं कर पाते क्योंकि उसकी नॉलेज भी नहीं है। रिसर्च में क्या चीज कराया जाता है, क्यों रिसर्च जरूरी है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स में ऑथर को ऑथर कौन हो सकता है, बहुत सारी चीज। तो इसका काम आता है। अगर आप जितने भी US, UK, ऑस्ट्रेलिया जहां भी जा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले तो आपको यही मांगा जाता है कि आपके कितने आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं, नेशनल कितना है, इंटरनेशनल कितना है, और कितने मैगजीन्स में आपके छपे हैं, कितने प्रेस्टिजियस मैगजीन में छपे हैं। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। और जो बच्चे अगर रिसर्च के पे फर्स्ट ईयर से ही फोकस कर रहे हैं तो ये उनके आने वाले समय के लिए तो बेहतर होगा। जी, बिल्कुल। तो ये हम तो सब्जेक्ट में थे ना, तो ये मैंने एडिशनल आपको बच्चों के लिए बेनिफिट्स बता दिए। तो उसके बाद हम जाते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स यूजुअली हम क्या क्या करते हैं, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गाइनियर्स हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, डर्मेटोलॉजी, ENT, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स। तो यही है, मतलब जो मेजर आपको जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल फैकल्टीज के करिकुलम में, तो वही सब्जेक्ट्स तो इस फॉलो किया जाएगा। के अलावा एक रशियन या उज़्बेक लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा और कुछ हिस्ट्री, उस कंट्री का हिस्ट्री पढ़ो, लैटिन पढ़ो, बहुत सारे। मैं CIS का सिलेबस देखता हूँ बहुत सारे कंट्री का, उसमें सारी चीजें। और सेकंड ईयर तक यही चीज है। वो बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है उस देश का पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मेडिकल का सब्जेक्ट ही नहीं है। जी, ये डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये डिपेंड करता है आपको मैनेजमेंट पे।
तो मैनेजमेंट के पास अगर स्किल है तो वहाँ पे आपको सेलेक्टिव सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट आप रख के सेलेक्टिव सब्जेक्ट में उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको मैनेजमेंट को होमवर्क करना होगा। ठीक है ना, तो हम भी इसके खिलाफ हैं, क्यों बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन देना है। ठीक है, तो हमारे यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे आएंगे उन लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, बच्चे सारा क्या करेंगे, मेडिकल पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो हम एडिशनल सब्जेक्ट रखेंगे बच्चों के जो बेनिफिट के लिए ही रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च सब्जेक्ट, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। और फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी मेडिसिन, तो इमरजेंसी मेडिसिन भी आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वो होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो जरूरत है ना बच्चों को, इमरजेंसी में केसेस कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। फॉर एग्जांपल आईसीयू मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट कहीं पे भी पढ़ाई नहीं होता है। बिल्कुल, तो ऐसे एडिशनल सब्जेक्ट्स जो बच्चों को जरूरत है वो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा बर्डन देने वाला सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको कहा सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट हम हटा सकते हैं। मतलब कोर्स में, सिलेबस में एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जितने भी मेडिकल के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे को कवर कर रहा है। ये अच्छी बात है। टीचर्स में आपने बताया कि फॉरेन टीचर्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके कम से कम मोर देन 17 इयर्स, मोर देन 17 इयर्स के एक्सपीरियंस है। मैं लोगों से मिला भी था जी, मैंने रेक्टर से भी मिला जी, लेकिन आप बताएंगे तो और बेहतर बताएंगे। आपके जितने भी फॉरेन फैकल्टीज थे उसमें से मैं कब से 13-14 लोगों से तो मिला ही जी। और इंडियन भी जो ऑप्शन गाइडिंग की है वो इंडिया महाराष्ट्र जी 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 इंडियंस है, नेपालीज हैं और बांग्लादेश के हैं। तो ये मेडिकल के लिए तो ठीक है, सिलेबस, बुक्स, कंट्री कैसा है उसके लिए, उसके अफोर्डेबल है कि नहीं, चीपेस्ट है कि नहीं, ये सारी ठीक चीज है। अब इसके बाद इसका सेकंड हिस्सा आता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में, बुक से निकल के, टीचर से निकल के, कॉलेज से निकल के, मतलब कॉलेज में तो कॉलेज नहीं रहता, सबसे बड़ा काम आता है लैब, जहाँ पे वो अपना फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के जो लैब में जाता है, प्रैक्टिकल्स की बात करना चाहते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल्स। तो लैब और हॉस्पिटल्स की क्या कहानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगहों पे देखा गया है बच्चे पढ़ के आ गए, कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं। अच्छा, मैं इसमें आपको भी एक अमेजिंग बात बताना चाहता हूँ हमारा एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। लैब तो आपकी छोटी मोटी बात है, ठीक है ना, जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेसिक साइंस के लैब्स होते हैं वो हमारे लिए छोटी मोटी बात है। ठीक है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, आपको मैंने कहा 3000 लोकल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो ऑफ कोर्स वो लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें। ठीक है, उससे भी अच्छा मैं एक मजे की बात आपको बताऊंगा, बहुत सारे कॉलेजेस में आपको CIS कंट्रीज में मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को आपको सिमुलेशन सेंटर का पता नहीं है। सिमुलेशन सेंटर होता है क्या, उन लोगों का इसका डेफिनेशन और इसका वैल्यूज का पता नहीं है। और आपका OSCE और OSPE जो एग्जाम्स होते हैं आपके US में और आपको UK में, जो आप फॉरेन कंट्रीज में आप जाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो OSPE और OSCE इसका मतलब क्या है, आपको क्लिनिकल स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो ये स्किल टेस्ट में क्या होता है, उन लोगों का डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपके क्वेश्चंस में ही हूँ, लेकिन ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप जो एग्जामिनेशंस को बताएं उसका क्या है, जो आप अभी एक नया सिस्टम जो जोड़े मेरे ख्याल से उसका जी मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। सिमुलेशन जी आपने जो प्रैक्टिस का बच्चों का प्रैक्टिकल्स लाइफ के क्वेश्चन पूछे ना, तो एक प्रैक्टिकल लाइफ मैंने क्या बताया, लैब। ठीक है, लैब तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, क्योंकि 3000 बच्चे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस पे मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं एडिशनल बात आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए ही, हमारे पास क्या है, ये सिमुलेशन सेंटर। सिमुलेशन सेंटर में आपको क्या होता है, डमीज होते हैं, डिफरेंट डमीज होते हैं जो आपको कंप्यूटराइज्ड उसको हम यूज कर सकते हैं। उस पे आपको कंप्यूटराइज्ड हम डिफरेंट, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, IV लाइंस भी उस पे हम ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। उसका आपको जो ज्यादा, अगर आप ये जो मार्केट में डमीज देखते हैं वो डमीज में वो सिस्टम नहीं होते हैं, लेकिन मेडिकल डमीज डिफरेंट डमीज होते हैं जिसमें हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसके अंदर लाइक ह्यूमन बीइंग्स वो सिस्टम होता है। जैसे आपको हार्ट रेट आप देख सकते हैं,
आईवी लाइंस आप वहाँ पे देख सकते हैं, खोल सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स हम बॉडी में करते हैं वो प्रोसीजर्स आप उस पे भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या है, आपको जैसे आप डेली लाइफ में करते हैं वैसे आपको प्रैक्टिकल्स करना, सिमुलेट करना, सिमिलर लाइक दैट एक्टिविटीज करना, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं। तो उसमें हमारा सिमुलेशन सेंटर है, उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स रखे हैं। तो ऐसे इक्विपमेंट्स का आपका बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हम तो इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे वहां से पास होने के बाद आके तो इंडिया में ही काम करें ये जरूरी नहीं है ना। बच्चे क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज में जा सकते हैं, जैसे कि आपके यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऐसे एडवांस कंट्री में जाने पे क्या होगा, उन लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन का मतलब एमसीक्यूज। दूसरा होगा आपको प्रैक्टिकल एग्जाम। वो प्रैक्टिकल एग्जाम में डिफरेंट स्टेशंस होते हैं। वो स्टेशंस में आपको सर्टेन स्टेशंस में यही डमीज रखा गया होता है और सर्टेन स्टेशंस में रियल पेशेंट्स होते हैं। तो बच्चों को पहले ये डमीज के साथ डील करना होता है, मतलब वो जाके डमीज को के ऊपर आपको एग्जामिन करके सब कुछ करके वहां पे डायग्नोस करके वो करना होता है। फिर आपको जाके क्या करना होता है, डायरेक्ट पेशेंट्स को डील करना होता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम बहुत सारे बच्चे पास करने के बाद, एमबीबीएस पास करने के बाद जो ये एग्जाम देना चाहते हैं उस कंट्रीज के, वो कंट्रीज में उन लोगों को जाके फिर एक्स्ट्रा, फॉर एग्जाम्पल मैंने तो आपको प्लैप भी पहले यूके में मैं रह चुका हूँ, यूके में भी मैं प्लैप से भी एक्सपोजर हो चुका हूँ। तो वहां पे जाके बच्चों को पता चलता है ये सिस्टम होता है क्या। तो वहां पे जाके आपको इंडियंस, अगर नेपाली इंडियन करेंसी में आप बोलें तो 2 लाख इंडियन रुपीज से ऊपर एकेडमी को पे करके उस पे फिर आपको 15 डेज वो डम्मी के ऊपर ट्रेनिंग लेना पड़ता है। समझ रहे हैं ना। वो ट्रेनिंग हम बच्चों को सेकेंड ईयर से ही दे रहे हैं हमारे कॉलेज में। तो क्या ये और दूसरे कॉलेजों में नहीं है? बहुत सारे कॉलेजेस में आप जाके पूछिएगा सिमुलेशन सेंटर होता है क्या, उन लोगों का बहुत सारे कॉलेजेस को मीनिंग भी पता नहीं होता है, ठीक है ना। मैं मतलब इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नई चीज आप बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या चीज अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या डेवलप हुए हैं जी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने कहा ना आपको, तो ये सिस्टम ही नहीं होता है तो पता ही नहीं होता है ना उन लोगों को। तो ये आ रहा हूँ आपको, तो मैंने एक लैब का प्रैक्टिस दे दिया, दूसरा आपको बहुत बड़ा प्रैक्टिस दे दिया जो सिमुलेशन आप करवा रहे हैं। तो थर्ड प्रैक्टिस है आपका बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो आपको क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है। तो हम बच्चों को सेकेंड ईयर से ही हॉस्पिटल एक्सपोज करवाएंगे। लेकिन सेकेंड ईयर में तो उसका क्लिनिकल का कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहता। एग्जैक्टली, आपका क्वेश्चन यही है। मेडिकल का मतलब ये ही सिर्फ नहीं है कि जाके आपको पेशेंट्स को इंजेक्शन लगाएं या आप मेडिसिन लें। मेडिकल फील्ड का मतलब ये है कि आपने पहले ही कहा है एक नोवेल फील्ड है। तो इसमें क्या करना होता है, बहुत ज्यादा लोगों को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक क्या कहते हैं, ये कैरेक्टर भी डेवलप करना होता है, ठीक है ना। तो कैसे पेरेंट्स से, मतलब पेशेंट से डील किया जाए, कैसे पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी उन लोगों को सीखना पड़ता है। तो सेकेंड ईयर से हम बच्चों को हॉस्पिटल लगेंगे तो ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्व करेंगे ये लोग, कैसे हमें पेशेंट से डील करना है, कैसे हमें ये पेशेंट्स के रिलेटिव से डील करना है। तो ये सब चीजें, मतलब हॉस्पिटल होता क्या है, हॉस्पिटल के अंदर जाके हमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, तो ये सब कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है। क्योंकि एक बात आप तो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आपको ज्यादा पता है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का बात बोलने जा रहा हूँ। जो बच्चा आपको जन्म से ही, बर्थ से ही, बाय बर्थ उसका फैमिली अगर बहुत क्या कहते हैं संस्कारित है, तो वो बच्चा बड़े होकर भी वही संस्कार सीखेगा, ठीक है। अगर वो बच्चा एक आपको अच्छा संस्कार नहीं है उस फैमिली में, वो एक्सेप्शन की बात तो दूसरी है। तो अगर वो बच्चे का फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर आप 10 साल के बाद उसको एडप्ट करना चाहते हैं तो उसको वो आपको कल्चर सिखाना मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल। यह है कि नहीं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ ना। तो यही चीज है, बच्चों को बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, इवन हमारे कंट्रीज के मेडिकल कॉलेजेस में भी ये कल्चर्स बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। तो 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में जब बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो खुद जितना एडेप्ट कर सकते हैं करते हैं, वरना नहीं जान पाते हैं। लेकिन हमारा ये है 2nd ईयर से जो बच्चे अभी गए हैं, नए बच्चे हैं,
रॉ क्ले कहते हैं ना इसको, तो रॉ क्ले को तो हम जैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना, तो ये बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से ही हम उन लोगों को एक ट्रैक पे चला सकते हैं। तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन होंगे, जो जैसे भी वो मेडिकल कॉलेज से बाहर आएंगे वो प्रोफेशनल बन के बाहर आएंगे। तो इसीलिए सेकेंड ईयर से बच्चों को हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में तो बच्चों कंप्लीटली क्लिनिकल एक्सपोजर होंगे, प्रोफेसर्स के मतलब अंडर में रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रोफेसर्स के सामने बैठ के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। अब ये ग्रेजुअल होगा, आपको थर्ड ईयर में ही जाके वो मेडिसिन लिख नहीं पाएंगे। अब थर्ड ईयर में जाके हिस्ट्री लिखना सीखेंगे, फोर्थ ईयर में जाके में भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना बच्चे सीखेंगे, फिफ्थ ईयर में जाके वो प्रोसीजर सीखेंगे और मेडिसिन से ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो ग्रेजुअली प्रोग्रेस होगा, लेकिन बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा। सेकेंड ईयर जी। तो ये इंटर्नशिप से पहले वाला जो क्लिनिकल एक्सपोजर है जी, उसमें और इंटर्नशिप में जो क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिए। अब मैं पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा या नहीं। अब टू फिफ्थ ईयर तक जो है ये बच्चों का क्या है, ये आप कह सकते हैं एक स्टूडेंट लाइफ है। इसमें यहाँ पे वो प्रोफेसर के अंडर रह के कुछ सुपरविजन रह के कुछ कर रहे हैं। जैसे बच्चे इंटर्नशिप में चले जाएं, अब आप समझ लीजिए बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, तो वहां पे इंटर्नशिप के टाइम पे जो बच्चे फिफ्थ ईयर तक प्रोफेसर के अंडर में बैठ के कुछ कर रहे थे, इंटर्नशिप में जाके कुछ चीजों में, क्रिटिकल चीजों में नहीं, कुछ चीजों में उन लोगों को फ्री हैंड दिया जाएगा। ठीक है, तुम करो। तो बच्चे यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको CIS कंट्रीज में और यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में ऐसे फ्री हैंड नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बच्चों के लिए जो हमारे पास आएंगे, क्योंकि हम ही है सिखाने वाले, हम ही हमारे अंदर रख के बच्चों को गाइड करेंगे। तो हम साथ में रहेंगे, तुम करो ना, कुछ होगा तो हम देखेंगे, हम साइड में बैठे हैं ना। तो कितने बेडेड हॉस्पिटल्स हैं और कितने हॉस्पिटल से आपका टाई अप है? अब ऐसे कह सकते हैं सर, अब आपको हमारे कॉलेज का 18 हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक के साथ 18 उसके साथ आपका टाई अप है। तो इसमें एवरी क्लिनिक्स और आपको मतलब एवरी हॉस्पिटल्स में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 100। तो आप समझ लीजिए इतने में, मैंने पहले ही कहा आपको, अप टू 5000 स्टूडेंट्स हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। क्या मतलब बुखारा में है, बुखारा रीजन में पूरा ये? जी, विद इन बुखारा सिटी। अच्छा, विद इन बुखारा सिटी हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द में। अच्छा जी। तो इतने हॉस्पिटल्स बुखारा में है? ऑफ कोर्स, वहाँ पे आपको उससे कई ज्यादा हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। तो ये जो हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट हैं? अब ये देखिए जी, ये हमारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो हैं ऑफ कोर्स हमारे ही प्राइवेट से हैं। अच्छी बात है, प्राइवेट में आज के डेट में ज्यादा फैसिलिटी ज्यादा होता है। और ये भी आप मान लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है टेक्नोलॉजीज भी ज्यादा मॉडर्न होते हैं। बिल्कुल। तो एशिया के बारे में आप कुछ बुराई भी कर दीजिए, क्या बुराई? अब एशिया के बारे में बुराई में आपको क्या कहूँ, ये बुराई है, आप अगर वहाँ पे जाएंगे, हाँ आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पे। एशिया के बारे में बुराई ये है, बच्चे एडमिशन लेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, एब्सेंटीज ज्यादा करेंगे, और आपको सेमेस्टर एग्जाम में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में बच्चे फेल होंगे। तो ये सबसे बुरी बात है। एशिया बच्चों को डरा रहे हैं या फिर बुराई बता रहे हैं? आप समझ लीजिए, हम चाहते हैं पढ़ने वाले बच्चे हैं, इकोनॉमिकली बच्चे फाइनेंशियली पुअर हो सकते हैं, और नीट में भी उन लोगों का मार्क्स कम हो सकता है, लेकिन वहां पे जाके उन लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ये हम बता रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों को भी। क्योंकि मुझे लगता है एक्सेप्शनल केस में आपको 5 to 7% जो होते हैं वो पेरेंट्स को या बच्चों को डिग्री लेने का मतलब शौक होता है, एक डॉक्टर आगे लिखने का। लेकिन आपको 90 to 95 बच्चे और पेरेंट्स जो है उन लोगों का ड्रीम होता है मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और अच्छा ट्रीट करूं। तो हमें भी वही 90-95% बच्चे चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चे हमारे पास जो आएंगे तो उन लोगों को मेहनत जरूर करना पड़ेगा, एब्सेंटीज नहीं होना है,
और आपको एजुकेशन क्वालिटी हम जो सिखाएंगे उनको सीखना ही है, जो पढ़ाएंगे उनको पढ़ना ही है। और आपको क्या है, एवरी सेमेस्टर में उनको 100% सब्जेक्ट में पास मार्क्स स्कोर करना ही है। अगर इन केस बच्चे फेल हो जाते हैं, जी मैं इसमें आ रहा हूँ, ये बुरी बात है एशियन का। जो बच्चे फेल होंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, एब्सेंटीज ज्यादा करेंगे, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होगा, एक वार्निंग, दूसरा एक्सपेल। हम उसके ऊपर कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा बुरा बात। क्या किसी बच्चे का ईयर बैक लग जाता है तो उस ईयर बैक का भी फी बच्चे को देना पड़ेगा कॉलेज को, या वो फी नहीं देना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछे। मतलब ये ईयर बैक दो कंडीशन में होगा। एक कंडीशन होगा बच्चे फेल हो रहा है, हमने उसको सेमेस्टर बैक कर दिया। दूसरा रीजन होगा उसका कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से ये नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर हो गया किसी का, तो फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर और एक ईयर बैक हो गया, तो उसको वो रिपीट करना पड़ेगा ना। उस टाइम पे हम उसका एडिशनल फी नहीं लेंगे, बस बच्चों को वो सेमेस्टर या वो ईयर क्लियर करना होगा पढ़ के, रिपीट करके, बस ये। नहीं, रशिया नहीं कहेंगे, CIS इसलिए भी बदनाम है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात बोलते हैं कि रशिया में पैसे के लिए टीचर्स फेल कर देते हैं और पैसे लेने के बाद पास कर देते हैं। इस बात की कितनी सच्चाई है? सही कहते हैं। अब ये इसमें तो आपके जो यूनिवर्सिटी है, जो क्या इसको भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएगा क्या? तो इसी में तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया ना, हम पैसे नहीं लेंगे लेकिन बच्चों को रिपीट करना पड़ेगा। एक बात बताया। दूसरा बात एब्सेंटी ज्यादा होगा, मतलब टीचर्स पैसे लेके पास नहीं करवाएंगे। ये हम एशिया में सोच भी नहीं सकते हैं। टीचर्स जानबूझ के इंटेंशनली बच्चों को फेल नहीं करवाएंगे। इसमें आपको दो चीज समझना होगा। एक जो टीचर हैं, दूसरे आप टीचर जैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप टीचर जैसे बिहेव कर रहे हैं तो आपके पास टीचर का डिग्निटी नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप टीचर्स बोल रहे हैं, हमारे फॉरेन फैकल्टीज के और हमारे एशिया के इवन लोकल फैकल्टीज की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक अगर किसी में भी ब्राइवरी का बात आया तो उसको हम डायरेक्टली नेक्स्ट फायर करेंगे। डाउट ही नहीं रखना चाहिए। कोचिंग एक होता है, एक FMG गाइडेंस होता है, तो इस दोनों में से कोई व्यवस्था है यहाँ एशिया इंटरनेशनल? आप ये दो में डिफरेंस समझना चाहते हैं ना? आप लोग इसमें से कुछ अडॉप्ट किए हैं क्या? अच्छा, मैं आपको आपके क्वेश्चन के मुताबिक FMG गाइडेंस है, FMG कोचिंग, मेरे ख्याल में आप ये दो के डिफरेंस बिल्कुल पेरेंट्स को या बच्चों को अवेलेबल भी है यार, किसी चीज को आप लोग करवाते भी हैं? हाँ जी, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे CIS कंट्रीज के यूनिवर्सिटी जो है, मैंने आपको पहले ही कहा, एक ही यूनिवर्सिटी, एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है आपको जो मिलेगा जहाँ पे फॉरेन फैकल्टीज है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन फैकल्टीज है का मतलब ऐसे ही कॉलेज ने हमने पैसे खर्च करके फॉरेन फैकल्टीज मतलब फेस शो करने के लिए तो नहीं रखे ना। मैंने आपको कहा है मोर देन 17 इयर्स का, 18 इयर्स का, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ पे हैं। तो आप मान लीजिए उनके पढ़ाए हुए कितने बच्चे ने MCI पास कर चुके होंगे। बिल्कुल। ठीक है। तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो हम क्लास लेंगे फ्रॉम फर्स्ट ईयर में मैंने जाके अगर एक टॉपिक पढ़ाया, उसी दिन उस टॉपिक का उसका MCI क्लियर होगा। समझे आप बात? तो इसमें हमारा कोचिंग नहीं है, ये गाइडेंस है, समझ लीजिए। और CIS कंट्रीज के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या है, लोकल फैकल्टीज हैं और उन लोगों को यहाँ का सिस्टम्स का पता नहीं है। MCI का स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स के में भी उन लोगों के लेस नॉलेज होगा। मैं नहीं कहूंगा कि उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ये हमारा कंट्रीज का मैं एक बात कर रहा हूँ। तो और उन लोगों का प्रिपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एडिशनल कोचिंग क्लास देना पड़ेगा। तो बच्चे जितने भी सीखेंगे और पढ़ेंगे वही आपको एक मैरो, प्रिपलैडर या LN नेक्स्ट किसी का एक लेक्चरर जाएगा, एक हफ्ते पढ़ाएगा। जो कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग का बात कर रहा हूँ, गाइडेंस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोचिंग का। तो आपको जाएगा एक साल में एक दफा, एक हफ्ते बैठेगा, एक सब्जेक्ट खत्म। ये होगा आपको कोचिंग। तो बच्चे उसमें क्या सीख पाएंगे? अच्छा, इसके लिए एडिशनल चार्जेस भी किए जाते हैं? नहीं, वो जो इंस्टीट्यूशन में या जो कॉलेज में कोचिंग चल रहा है, तो क्या
उसके ट्यूशन फी में ही वो मैनेज रहता है या फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं बाद में? अब ये आपको मैं किसी के भी कॉलेजेस के ऊपर मैं बुरा नहीं नहीं, हम बोलना चाहता कॉलेज का हूँ नाम तो ले ही नहीं रहे हैं, जी। क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस है चाइना में, किर्गिस्तान में, नेपाल में, अभी उज्बेकिस्तान में। जी, मेरा मेरा एक्सपीरियंस जहाँ पे है, मैं जहाँ पे मैंने काम किया वहाँ पे वो एडिशनल चार्जेस नहीं लेते थे। ये मुझे लेकिन बहुत जगह पे लिया भी जाता है क्या, मैं वो पूछना चाहता जी वो कुछ कुछ जगह पे यूनिवर्सिटीज पे इसके नाम पे भी फी उठाते हूँ। हैं। तो क्या मिनिमम फी क्या होता है, मैक्सिमम टेंटेटिव जो चार्ज करता है? अब ये आपका जो कोचिंग क्लासेस के फीस होते हैं, अब इसके आपको बेसिक सब्जेक्ट के लेक्चरर जो हायर करता है या क्लिनिकल सब्जेक्ट के लेक्चरर जो हायर करता है, उन लोगों का रेट डिफरेंट होता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक लेक्चरर आपने हायर किया, उस लेक्चरर का बेसिक सब्जेक्ट का अगर टीचर्स का उसका रेट है पर डे 20,000 रुपीज। अगर आपके पास ज्यादा बच्चे हैं, बच्चों को कम पड़ेगा, कम बच्चे हैं ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वालिटी मैंने आपको बताया, एक साल में एक दफा आपको एक लेक्चरर ले जाइए, एक हफ्ते में वो सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए। तो आपको WHO ने MBBS 6 साल का क्यों बनाया है, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक है, नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई गाइडेंस देना अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल कॉलेज को कोचिंग इंस्टीट्यूशन बना देना ये गलत बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे पेरेंट्स भी आजकल पूछने लगे कि कोचिंग है कि नहीं। मैं बोलता हूँ जब कोचिंग है तो फिर पढ़ने क्यों जा रहे हो, यही तो पढ़ लो, कोचिंग कर लो, यहीं से डॉक्टर बन जाओ। ये सारी चीजें हैं जी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एमसीआई तो नहीं करते, FMG का आने वाले समय में नेक्स्ट भी हो सकता है, इसका भी आप लोग गाइडेंस बच्चों जी। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताऊंगा, हम बस MCI के लिए बच्चों को प्रिपेयर नहीं करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं बच्चों को डॉक्टर्स बना रहे हैं। पहली चीज ये है। तो डॉक्टर्स बनने में क्या है, बच्चों के पास जो डॉक्टर बन रहा है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जब मिलेगा, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी ना वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, ठीक है। और बच्चों को मेडिकल स्कूल से डिग्री मिलने के बाद ये जरूरत नहीं है कि वो सिर्फ आके MCI पास करे और इंडिया की कोई भी एक हॉस्पिटल्स में कोने में जाके काम करे, ये तो जरूरत नहीं है। हम तो वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटेंट डॉक्टर बना रहे हैं, तो बच्चे कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड एग्जाम पे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे प्रोफेसर्स जो वो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो एवरी ईयर हम वो हमारे जो टीचिंग मटेरियल्स है उसको अपडेट करते रहते हैं। उसको अपडेट हम इस तरह से करते हैं कि डिफरेंट बोर्ड्स को हम क्वेश्चंस देखते हैं, उसके मुताबिक हमारा टीचिंग मटेरियल्स को हम अपडेट करते हैं। इसका मतलब वो टॉपिक्स को हम कवर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जैसे वहां से आपको पास आउट होके मेडिकल डिग्री लेके बच्चे बाहर आएगा, नॉट ओनली MCI, कोई भी आपको इंटरनेशनल बोर्ड पे बच्चे क्वालिफाइड होगा। तो ये क्या है, हमारा गाइडेंस है, कोचिंग नहीं है, तो इतना समझना चाहिए। और हॉस्टल भी आपके पास है? बिल्कुल, खाने भी अच्छे मिल रहे हैं ऑफ कोर्स, इंडियन में लोकल भी, उज्बेकिस्तान में लोकल खाने भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वो तो आप टेस्ट भी कर लिए हैं? मैं तो उज्बेकिस्तान के लगभग पूरे शहर के खाना खाया हूँ। अच्छा, कई सिटी में गया, सब जगह ऐसे लगभग जगहों पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, लेकिन आपके यहाँ इंडियन मेस भी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की अलग व्यवस्था रखते हैं? हाँ, इसमें अब आपको थोड़ा सा फिर क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे जाते हैं, उज्बेकिस्तान है एक मुस्लिम कंट्री, बच्चे जो जाते हैं वो तो आपको मुस्लिम भी होंगे, हिंदू भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं जब जाता हूँ बच्चों के पास और मैं जाता हूँ कंसल्टेंट्स के पास, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि अब वहाँ पे तो मुस्लिम कंट्री है, बीफ खाएंगे तो हम हिंदू बच्चे कैसे जाएंगे। तो इस पे आपको क्या होगा, हमारा मेस जो है, बाहर में भी वही सीन है, हमारा मेस जो है मेस इंडियन मेस है, तो इंडियन मेस में हमारा कुक इंडियन है, वहाँ के जो हेल्पर स्टाफ है वो इंडियन हेल्पर स्टाफ है, मतलब एक फ्रेंडली और फैमिलियल एनवायरनमेंट है। तो उसमें जो सारे बच्चों के लिए जो चलेगा वही हम मेस में इंक्लूड करते हैं ना। तो आपको वहाँ पे बनेगा, आपको वेजिटेरियन खाना अलग बनेगा, और जो नॉन वेजिटेरियन खाना है, नॉन वेजिटेरियन खाना में आपको किसी दिन आपको फिश बनेगा, किसी दिन आपको मटन, वहाँ पे मटन मिलता है, और किसी दिन आपको उसमें आपको चिकन मिलेगा, ठीक है। वेज के लिए अलग बनेगा, नॉन वेज के लिए अलग, लेकिन बीफ मेस में हम नहीं देंगे और मेस में इंक्लूड नहीं होगा। ये मैं हमारे मुस्लिम बच्चों के लिए सॉरी भी कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर बच्चों को बीफ खाना है
पसंद है किसी को तो वो बाहर जाके खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो मिल जाता है, आसानी मिल जाता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब सबसे बड़ी चीज जी बताइए। जिसके लिए बच्चे इस 1 घंटे से इस वीडियो को सुन रहे हैं, अच्छा, लाइसेंस क्या है? लाइसेंस वहाँ मिलता है क्या? अच्छा, इसमें मैं आपको पीछे लेना चाहता हूँ। जो आपने एक बात बोले थे, राइट्स टू प्रैक्टिस और लाइसेंस टू प्रैक्टिस। इंडिया में, नेपाल में जो है आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस लिखा हुआ होता है, वहां पे आपने कहा लिखा है राइट्स टू प्रैक्टिस, यही बात है ना? तो वहीं पे डिफरेंस है। हमारे कंट्रीज में जो है आपको लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन है, आपको मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ता है, फिर जाके आपको लाइसेंस मिलता है ना, इसीलिए इसको लाइसेंस टू प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, आपको जो बच्चे मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं, इवन हमारे फॉरेन बच्चे और लोकल बच्चे, सारे का सिस्टम एक ही है। 5th ईयर में जाके ग्रेजुएशन के टाइम पे, जैसे हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम होता है और आपको यूएसए में यूएसएमएल एग्जाम होता है, एग्जैक्टली वही पैटर्न का 5th ईयर में एग्जाम होता है। जो आपको नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में वो 5th ईयर में एग्जाम होता है। आप समझ लीजिए, बांग्लादेश में एक बच्चा गया पढ़ने के लिए, उसने अगर ये 5th ईयर का जो ग्रेजुएशन एग्जाम है वो पास नहीं किया तो उसको डिग्री नहीं मिलेगा। वो पास करने में आपको बांग्लादेश में किसी बच्चों को 5 साल का कोर्स 9 साल लगता है, 8 साल लगता है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब वो इतना टफ एग्जाम होता है जी। वही एग्जैक्टली सेम पैटर्न का एग्जाम आपको CIS कंट्रीज में भी है, नॉट ओनली उज्बेकिस्तान। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस इस एग्जाम को मजाक लेते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब हमारे कॉलेज में क्या है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो और इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, मैं आपको 5th ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम का बात बता रहा हूँ। 2 सिस्टम होगा। एक फर्स्ट एग्जाम होगा आपको MCQs बेस्ड। तो आपको MCQs, ये लाइसेंस के लिए एग्जाम बता रहे हैं या फिर वहाँ के फर्स्ट ईयर से? मैं जोड़ूंगा, मैं आपको 5th ईयर का बात कर रहा हूँ, 5th ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम का, और इसको मैं ले आके आपको लाइसेंस एग्जाम पे ऐड करूंगा। ठीक है, तो 5th ईयर में जो ग्रेजुएशन एग्जाम है, एग्जैक्टली बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया हमारे जैसा होता है, एग्जैक्टली वही पैटर्न है। पहले आपको होगा ग्रेजुएशन एग्जाम MCQ, जब आप पास करेंगे, क्वालिफाइड होंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए स्टेप 2, USMLE का स्टेप 1 इक्विवेलेंट टू दिस MCQs, USMLE का स्टेप 2 इक्विवेलेंट टू नाउ द नेक्स्ट स्टेप। दिस नेक्स्ट स्टेप इज द प्रैक्टिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब ये एग्जाम आपका, मैंने जो आपको सिमुलेशन बताया, स्टेशन, बच्चे को कुछ स्टेशन पे सिमुलेट करना पड़ेगा, कुछ स्टेशन में जाके पेशेंट को चेक करना पड़ेगा। जब ये पास करेगा तो बच्चा क्या करेगा, स्टेप 2 पास करेगा। ये स्टेप 1 आपका क्या हो गया, USMLE स्टेप 1 इक्विवेलेंट जो MCQ में आप दे रहे हैं जी। स्टेप 2 क्या हो गया, USMLE का स्टेप 2 जो आप CS का मतलब क्लिनिकल स्किल टेस्ट आप कर रहे हैं। ये 2 पास करने के बाद आपको USA में क्या मिलता है, प्रैक्टिस करने को मिलता है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये 2 टेस्ट आपने पास किए, ये बहुत टफ एग्जाम है। तो इसके बाद यू हैव राइट्स टू प्रैक्टिस, यू डोंट नीड एडिशनल लाइसेंस। दिस आफ्टर पासिंग दिस वन, यू आर गोइंग टू गेट the degree from the Ministry of Education and Health। समझ लीजिए ना। तो वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो यही है आपका राइट्स टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो बच्चे अब प्रैक्टिस कर सकता है। बच्चे ने प्रैक्टिस किया 3 साल तक, 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर बच्चों को क्या करना पड़ेगा, 3 साल तक तो नॉलेज ओल्ड हो जाता है ना, पुराना हो जाता है ना, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो फिर बच्चे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे बच्चे तो इसमें निकल गए, आपको 5th ईयर का ग्रेजुएशन एग्जाम दे दिए, राइट्स टू प्रैक्टिस मिल गया बच्चों को। उसके बाद वहां से बच्चे हमारे कंट्री आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो हमारे कंट्री आके अब हमारा लाइसेंस एग्जाम बच्चे देंगे, क्योंकि वो राइट्स टू प्रैक्टिस तो वहां के लिए। लेकिन वो 5 इयर्स के बाद इंटर्नशिप भी तो उनको करना है। इंटर्नशिप तो एडिशनल है ही है, मैं बस लाइसेंस पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये ग्रेजुएशन खत्म किया, राइट्स टू प्रैक्टिस मिल गया वहां के लिए। अब बच्चे वहीं पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। वापस आएंगे इंटर्नशिप कंप्लीट करके, या
बिफोर इंटर्नशिप, ये कंट्री के रूल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल नेपाल में है, अलग अलग कंट्री के, इंडिया के लिए आपको इंटर्नशिप वहीं से करके आना है, नेपाल के लिए आप इंटर्नशिप वहीं पे करना है हमें भी। लेकिन डिफरेंस ये है कि हमें 6 महीने इंटर्नशिप करने के बाद लाइसेंस एग्जाम दे सकते हैं नेपाल में, लेकिन यहाँ पे है कि 1 ईयर कंप्लीट करके ही देना पड़ेगा। आप आगे कर सकते हैं जी, तो मतलब ये सिस्टम तो सिस्टम डिफरेंट है। तो यही होगा वहाँ पे भी, उन लोगों को राइट्स टू प्रैक्टिस मिल गया वहाँ के लिए, यहाँ आके लाइसेंस एग्जाम देंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर वहाँ करना है तो वहीं पे कर सकते हैं, अब नो नीड एक्स्ट्रा लाइसेंस एग्जाम। अगर बच्चों ने वहीं पे प्रैक्टिस किया तो 3 साल तक प्रैक्टिस करते हैं। 3 साल के बाद नॉलेज ओल्ड हो गया, नॉलेज को अपग्रेड करो। अब 3 साल के बाद फिर वही सिस्टम होगा, MCQs और आपका सिमुलेशन, ठीक है। तो ये करके फिर वो अपडेट करेंगे, फिर उन लोगों का अब वो राइट टू प्रैक्टिस 5 ईयर के लिए एक्सटेंड होगा, ठीक है। वो 5 साल के बाद और फिर आपको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा एवरी 5 ईयर्स में। और अगर आप वो जो 3 इयर्स के बाद जो होता है उसमें आप फेल हो गए तो फिर क्या आपका वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस, सॉरी राइट टू प्रैक्टिस है, वो खत्म हो जाता है? जी, अब ये भी बिल्कुल आपने बहुत सही क्वेश्चन किए हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। अब हम तो एकेडमिशियन है, वहीं पे रहते हैं, तो हमें ये इसका नॉलेज है। जो आप 3 साल के बाद वो अपग्रेड के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें ये लोग बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो पास किया, ओके, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से 70 अबव वाला, जी जी, वो पॉइंट्स है वहाँ, 70 पॉइंट्स, जी। तो जिसने 70 पॉइंट्स क्रॉस किया, ओके, आउट ऑफ 100, सो यू गॉट राइट्स टू प्रैक्टिस अगेन, गो फॉर 5 इयर्स नाउ, नॉट 3 इयर्स। फर्स्ट टाइम 3 इयर्स, उसके बाद 5 इयर्स, फिर 5 इयर्स हो। तो जिसको 70 से नीचे मिला, 50 टू 70, 50 टू 70, उसको सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में रख के वहां पे वो लोग डिसाइड देंगे आपको एडवांस ट्रेनिंग, और आपको ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग जाके कुछ रहता है, आपको ये चीज को तुम ट्रेनिंग करके आओ, वो ट्रेनिंग करके आओ और फिर आप एग्जाम दो, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्वालिफाइड। और जिसको 50 से नीचे मिलेगा उसका भी सेम आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जो आपको 50 टू 70 था उसका 1 मंथ का ट्रेनिंग, उससे नीचे है उसका 3 मंथ का ट्रेनिंग, वो करके फिर आ जाए, फिर एग्जाम पे बैठे, फिर अपग्रेड करें। अब आप टाइम टू टाइम एग्जाम दे रहे हैं, फिर भी पास कर नहीं रहे हैं, तो क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो आप ह्यूमन के लाइफ पे खेल रहे हैं ना, तो आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे फिर इस तरह का सिस्टम और किन-किन देशों में है? इस ईयर्स के बाद 3 इयर्स या 5 इयर्स जैसे यहाँ पे है, ये तो आपको बहुत सारे कंट्रीज में है। इसको कहते हैं आपको CPC सिस्टम, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम, आई थिंक फुल फॉर्म यही है। तो ये आपको फिलीपींस में भी है, अब ये उज्बेकिस्तान में भी है, ऑलमोस्ट आपके सारे CIS कंट्रीज में ये सिस्टम्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को पता है। नेपाल में भी ये सिस्टम धीरे धीरे आ रहा है। अभी आपको एग्जैक्टली एग्जाम तो नहीं ले रहा है नेपाल, लेकिन एवरी 5 इयर्स आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपने क्या क्या ट्रेनिंग ली है विद इन दिस 5 इयर्स। तो मतलब ये सिस्टम बहुत सारे कंट्रीज में ये है। जी, ओके, ये तो अच्छा ही है ना, आपका नॉलेज अपग्रेड करता है ना। टीचिंग से लेके हर प्रोफेशन रखना चाहिए कि हर 3 इयर्स हर 5 इयर्स के बाद आपका अपने जो नॉलेज है कितने आप अपग्रेडेड हुए हैं। जी, तो ये आपको यूके में है, प्रूफ दीजिए, अपने आप को प्रूफ दीजिए। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ तो हालत है कि एक आदमी बैठ जा रहा है तो 62 या 65 इयर्स तक वही बैठा हुआ है। एग्जैक्टली, वो जो अपने समय में पढ़ाई किया है वही नोट्स लेके आज भी आगे बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली, वो जो 50 साल पहले किया था आज भी वही फॉलो कर रहा है ना। मैं भी कई ऐसे प्रोफेसर्स मेरे थे जो अपने समय में जिस नोट से पढ़ाई किए थे वो आगे हमको भी पढ़ाते थे, हम भी यही कर रहे हैं। पूरी नोट्स ऐसे पढ़ा रहता है उसमें सेलो टेप लगा रहता है। तो ये अच्छी सिस्टम है कि आपका अपग्रेडेशन अगर चेक हो रहा है टाइम टू टाइम, तो आप में भी वो बना रहता है कि भाई मुझे प्रूफ करना है, तो अपने आप को आप भी अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहते। लेकिन यहाँ पे फिर बच्चों को कंफ्यूज होगा, क्या ये बच्चे को भी फिर जाके अपग्रेड करना होगा वहाँ पे? नो, ये नहीं है, क्योंकि वो तो उस सिस्टम से आउट हो गए ना, वो तो अब हमारे कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब तो हमारी कंट्री का रूल फॉलो करना है ना। अगर उनको वही पर प्रैक्टिस करना है तो ये सिस्टम को करना है जी, तो फिर वो फॉलो करना है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सिक्योरिटी मैटर्स। जो सिक्योरिटी मैटर्स पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ पे मैं जाता हूँ ये क्वेश्चन उठता है, लड़के का लड़की का सिक्योरिटी कैसा है, स्पेसिफिकली लड़कियों का सिक्योरिटी कैसा है।
तो इसमें मैं पहली बात बताऊंगा, बच्चों और बच्ची मतलब बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल है, उसमें सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इसीलिए बॉयज को गर्ल्स के हॉस्टल में, गर्ल्स को बॉयज के हॉस्टल्स में एंट्री नहीं मिलेगा, और उसका भी स्पेसिफिक टाइम होगा आपको। सुबह में हम हॉस्टल खोलेंगे 6 बजे, शाम में हॉस्टल बंद होगा 9 बजे। और उसके बाद बच्चों का एवरी हॉस्टल में अटेंडेंस होगा, वो फेशियल रिकॉग्निशन के हिसाब से, ठीक है। तो कोई भी बच्चे वहां पे एक दिन अगर एब्सेंट हुआ तो नेक्स्ट डे पेरेंट्स को कॉल जाएगा, ठीक है। हम डे टू डे एवरी डे पेरेंट्स के कम्युनिकेशन में रहेंगे, ठीक है। तो वो हॉस्टल का सिक्योरिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का सिटी का और कंट्री का सिक्योरिटी की बात अगर आप करते हैं तो उज्बेकिस्तान है आपका एक बहुत बड़ा, ये वर्ल्ड का नंबर 1 टूरिस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे 100+ कंट्रीज के टूरिस्ट एवरी डेज आते रहते हैं, ठीक है। तो एवरी स्ट्रीट आपको टूरिस्ट से भरा पड़ा रहता है। आप नाइट के किसी भी टाइम पे भी आप स्ट्रीट में खुले अकेले चल सकते हैं, वहां पे कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, और किसी भी रुकावट वहां, कोई भी रुकावट वहां पे नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने सारे टूरिस्ट वहां पे आते हैं, तो टूरिस्ट आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से ना आते हैं। जब टूरिस्ट को सिक्योरिटी मिल रहा है, इसका मतलब आपको भी सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे फॉरेन्स को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिया जाता है, फॉरेन सिटीजन्स को, ठीक है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे कोई भी, और मेरे ख्याल से वहाँ पे एवरी ईयर 3 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट, मोर देन 3 मिलियन टूरिस्ट एवरी ईयर। उस कंट्री का पूरी पॉपुलेशन 30 मिलियन है। 30 मिलियन जी। तो देखिए 3 मिलियन से ऊपर तो आपको टूरिस्ट आते हैं। ये सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि मैं तो पूरी रात भर ट्रेवल करता था बाय रोड। रोड भी बहुत अच्छे हैं, ड्राइवर्स भी बहुत अच्छे थे। तो ये उज्बेकिस्तान में सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, और बच्चे सेफ भी हैं। और कॉलेज जिस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सारी चीज प्लान करके रखा है, हॉस्टल हो या उनकी कैंटीन हो या उनके लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, ये बच्चे जब वहाँ पे जाएंगे तो जी एग्जैक्टली ये स्पोर्ट्स आपने बात उठाया है। स्पोर्ट्स के लिए हमें हमारा क्या है, आपका CIS कंट्रीज में बस एक दिन हॉलीडेज होता है। ये आपको क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बस 1 डे हॉलीडे, दैट इज ऑन संडे। लेकिन हमारा कॉलेज में हमने इस तरह से क्रेडिट आवर को मैनेज किया है, हम सैटरडे हाफ हॉलीडे करेंगे और संडे फुल हॉलीडे। और सैटरडे का हाफ हॉलीडे में क्या होता है, फुल स्पोर्ट्स होता है। जिस टाइप का स्पोर्ट्स करना है आए हमारे साथ खेलें, हम भी खेलते हैं बच्चों के साथ। दोस्तों, लाइसेंस पे आपका जो डाउट होगा या जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, या उस पे बहुत कम हम लोग बात किए, जिसपे बहुत सारी बात होनी चाहिए थी, इसलिए पार्ट 2 हम इसका लेकर आ रहे हैं, जो कि पार्ट 2 उज्बेकिस्तान के लाइसेंस के ऊपर टोटली डेडिकेटेड रहेगा। उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर कौन सा रेगुलेटरी एजेंसी है जो आपको वहाँ पे लाइसेंस देता है। उसका नाम सर्टिफिकेशन कमीशन है, और क्या वो सेंट्रलाइज है या फिर स्टेट या रीजन वाइज भी उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। कौन सा एग्जाम आपको लाइसेंस के लिए देना पड़ेगा, और उस लाइसेंस का क्या पैटर्न होगा, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अगर आप लाइसेंस और एग्जाम पास करते हैं तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो मिनिस्ट्री के साथ कॉलेज के थ्रू आपको करना पड़ेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली दफा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉडकास्ट है, जब बहुत सारी बातें एक साथ होती है तो उसमें समय लगता है, शॉर्टकट में आपको ज्ञान भी शॉर्टकट ही मिलता है। तो पूरी बात देखिए और कोशिश कीजिए आप अपने दोस्तों तक भी इस बात को पहुंचाइए। और आपने इस वीडियो को देखा, इतना लंबा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइसेंस पे पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, तब तक आप सब्सक्राइब करें।